मैं इस रूप में देख रहा हूँ मनीष जी की पाकिस्तान इस समय पुलवामा 2 चाहता है। वो जो है तो पुलवामा जैसी घटना वो दूसरी करना चाहता है। सेना के काफिले पर हमला हुआ और 2 वाहनों पे हमला हुआ है, 2 वाहनों पे हमला हुआ है। और जो मैंने उस दिन भी कहा था, जरा गौर करिए कि चुनाव के दौरान भी वो अपना टारगेट जम्मू में कर रहे थे। और एक हफ्ते के अंदर ये चौथा हमला और बड़ा भीषण हमला है। ये अभी प्रारंभिक खबरें 2 जवानों के बलिदान होने की आई है। पहली बात तो क्योंकि जैसे पाकिस्तान पुलवामा 2 दोहराना चाह रहा है, वैसे अब वो पाकिस्तान एक चीज और मांग रहा है कि वो भी बालाकोट दूसरा भी चाहता है कि वो बालाकोट 2 एक सर्जिकल स्ट्राइक वो मांग रहा है निश्चित। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर हम एक समय लगातार देखते थे कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले रेगुलर होते थे। हम ये देखते थे कि इस देश का इकोसिस्टम लगातार एक साजिश करता था। जब 500-500 रुपए के दिहाड़ी पर पत्थरबाजी करते थे और उनके ऊपर जब रबड़ की गोलियों से हमला होता था, उसके पीठ दिखा करके विक्टिम कार्ड खेला जाता था। जिस जम्मू कश्मीर में ने 90 के दशक को देखा है, वो जम्मू कश्मीर 370 के खात्मे के बाद एकाएक आतंक मुक्त हो गया था। एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिली है। लगभग 5 साल बाद, 5.5 साल बाद वहां विधानसभा गठित हुई है। और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी सरकार चुना, आतंकी गतिविधि लगातार बढ़ रहे हैं। आज फिर आतंकी गतिविधि आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं इस रूप में देख रहा हूँ मनीष जी की पाकिस्तान इस समय पुलवामा 2 चाहता है। वो जो है तो पुलवामा जैसी घटना वो दूसरी करना चाहता है। और अभी जो घंटे भर पहले आई है, दर्शकों को बता दूं कि हम लोग का थंबनेल कुछ और था, लेकिन अभी घंटे भर पहले वो खबर आई कि सेना के काफिले पर हमला हुआ और 2 वाहनों पे हमला हुआ है, 2 वाहनों पे हमला हुआ है। और अभी जो प्रारंभिक खबर आ रही है कि उसमें 2 जवान मरे हैं और 2 उनके साथ जो 2 पोर्टर थे, यानी 4 लोगों की मौत हुई है उस हमले के अंदर, आतंकवादी हमले के अंदर। तो ये चौथा हमला है मनीष जी पिछले एक हफ्ते के अंदर। ये जो अभी आपने कहा कि चुनाव के बाद एकदम से कैसे बौराए हैं आतंकवादी, और जो मैंने उस दिन भी कहा था, जरा गौर करिए कि चुनाव के दौरान भी वो अपना टारगेट जम्मू में कर रहे थे, कि जम्मू के इलाके को बना रहे थे, उसमें जो घटनाएं हो रही थी। लेकिन अब उन्होंने जम्मू से अपना पूरा हटा दिया ध्यान और अब वो पूरी तरह कश्मीर घाटी में केंद्रित कर रहे हैं। और एक हफ्ते के अंदर ये चौथा हमला और बड़ा भीषण हमला है। ये अभी प्रारंभिक खबरें 2 जवानों के बलिदान होने की आई है। आगे अभी आने वाला जरा इंतजार करिए, रात तक क्या खबर आती है, इस पर ध्यान रहेगा। लेकिन इस हमले के पीछे क्या है, तो पहली बात तो क्योंकि जैसे पाकिस्तान पुलवामा 2 दोहराना चाह रहा है, वैसे अब वो पाकिस्तान एक चीज और मांग रहा है कि वो भी बालाकोट दूसरा भी चाहता है कि वो बालाकोट 2 एक सर्जिकल स्ट्राइक वो मांग रहा है निश्चित। अब उसके सारे हरकतें, सारी करतूतें उसकी उसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि अब भारत को बहुत कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से दोबारा उसके ऊपर एक हमला करके फिर उसको रौंदने की जरूरत है, जैसे आज से 5 साल पहले रौंदा था 2019 में। लेकिन इस जरा हमले को दर्शक इसको समझे कि ये पूरा टारगेट, इस पूरे टारगेट में कांग्रेस कहां पे है। ये मैं जबरदस्ती नहीं घुसेड़ रहा हूं, अभी बताऊंगा, आप सबको याद आ जाएगा कि वो जो चारों हमले हैं। मैं बता दूं कि 18 नवंबर को शोपियां में हमला हुआ, 20 नवंबर को गांदरबल में हमला हुआ, आज सवेरे एक हमला त्राल में हुआ और शाम को यह हमला गुलमर्ग में हुआ। यानी कश्मीर की घाटी को पूरी तरह खून से लाल कर देने की साजिश है। लेकिन इनके निशाने पर कौन है आतंकवादियों को, ये बड़ा चौंकाने वाला है मनीष जी, कि 18 तारीख का शोपियां का हमला हो या 20 तारीख का गांदरबल का हमला हो। गांदरबल के हमले में तो सब उन्होंने बाहरी मारे थे, वो ये बिहारी मजदूर थे, 6 मजदूर मारे थे उन्होंने सवेरे। आज जो त्राल में हमला हुआ उसमें, और इसके बाद ये जो आज शाम का हमला हुआ उसमें जो 2 पोर्टर मारे गए वो भी दोनों बिहारी हैं, बाहरी हैं वो। तो आतंकवादियों का लगातार 4 हमले करना और उनके चारों का टारगेट वो बाहरी व्यक्ति क्यों है मनीष जी। ये आग कोई किसी और ने नहीं लगाई, ये आग लगाकर आया था राहुल गांधी। और राहुल गांधी की बात को सही ठहराने के लिए ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और इसको मैं जरा जोड़ता हूं, आप भी जोड़िए, कि वो जो 2016 में जाके मणिशंकर अय्यर ने कहा था
कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आप हमारी मदद करो, ये खुलकर उसने पाकिस्तान के टेलीविजन में बैठ के कहा था। तो मजाक नहीं था, वो बड़ा गहरी साजिश थी जो 2016 से बुन रही थी। तो ऐसा थोड़ी कि 2016 के बाद मणिशंकर ने कहा बात आई गई खत्म हो गई। उसके बाद क्या अंडर कनेक्शन चल रहा था, कौन लोग गुप्त रूप से बात कर रहे थे, और पाकिस्तान को मौका नहीं मिल रहा था। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बुरी तरह से उसको कुचल दिया था कि वो अपने आप में परेशान था। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने राहुल गांधी की नीति के अनुसार, राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई थी पूरी घाटी को लेकर, तो उसने राहुल गांधी ने कहा था कि आपकी नौकरी बाहरी लोग खा जाएंगे, ये उसका डायलॉग है। और एक नहीं, वो उसने कश्मीर में जितनी रैली की उसने सिर्फ यही जहर घोला। जबकि मैं जितने हम लोग थे तो हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि लोगों को सुने, लेकिन मुझको वो फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला या वो बात करिए तो मुफ्ती, वो जो महबूबा मुफ्ती है, उनका जो चुनावी एजेंडा था वो 370 को लेकर था। वो कि हम 370 हटा देंगे, और 370 जो हटाया है उसको हम दोबारा ले आएंगे, ये दुनिया भर की बात थी। लेकिन राहुल गांधी केवल एक बात पर कंसंट्रेट कर रहा था कि यहाँ पर बाहरी लोग आकर आपकी नौकरी खा लेंगे। और आतंकवादियों ने अपने हमले करने में, जो 4 हमले उन्होंने किए हैं, इन चारों में उनके निशाने पर वो लोग थे जो कश्मीर के बाहर से आकर वहां काम कर रहे थे। तो एक तरह से राहुल गांधी जो आग लगा कर आया था, उस आग को और ज्यादा भड़का देने की और पब्लिक सपोर्ट लेने की, लोकल पब्लिक सपोर्ट जो उसको जम्मू में ना मिलता उसको बनी थी। इसीलिए मैंने कहा उन्होंने अपना पूरा कंसंट्रेशन जम्मू से हटाकर अब घाटी पर कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी घाटी में ही ये आग लगा रहा था कि वहां की जनता उन आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाए। जो लोकल सपोर्ट पूरी तरह से नील हो चुका था, वहां बहुत बुरी हालत हो रही थी, इसीलिए उनको अपना शिफ्ट करना पड़ा था जम्मू। तो एक तरह से उनको फिर से वहां लोकल सपोर्ट मिलने लगे कि हाँ ये तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो राहुल गांधी कह रहा था कि यहाँ पर बाहरी लोग आके तुम्हारी नौकरी खा लेंगे, तो ये तो बाहरी लोगों को मार रहे हैं, बाहरी लोगों को भगा रहे हैं, बाहरी लोगों में भय पैदा कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, दर्शकों से मैं कहूंगा, ये राहुल गांधी और इसकी कांग्रेस ये कितनी खतरनाक साजिश इस देश के साथ कर रही है, केवल मोदी को हराने के लिए, मोदी को नीचा दिखाने के लिए कि भाजपा पनप न पाए, उसके लिए इसको लोगों की हत्याओं तक से परहेज नहीं है। और जरा गौर करिए कि 18 तारीख को आतंकी हमला, 20 तारीख को आतंकी हमला, 24 तारीख को सुबह आतंकी हमला, 24 तारीख की शाम को सेना के काफिले पर हमला। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने उस हमले की निंदा नहीं की है, उस हमले की भर्त्सना नहीं की है, उस हमले का पाकिस्तान को लेकर उसने एक शब्द नहीं बोला है। तो क्यों ना मैं मानूं कि राहुल गांधी जो लाइन खींच कर आया था, उसी वो लाइन पाकिस्तान के लिए खींच कर आया था कि तुम्हारा आतंकवाद इस लाइन पर दौड़ना चाहिए, और उसी लाइन पर उसने दौड़ाना शुरू किया है। तो एक तो इस हमले के बाद ये 1 हफ्ते के अंदर 4 हमले हुए हैं। दर्शक समझे, और ये हम लोगों की भी ड्यूटी है कि हम इस हमले को केवल पाकिस्तान तक सीमित ना रखें। पाकिस्तान और प्लस राहुल गांधी की लगाई आग, और उस हमले के लिए बराबर का जिम्मेदार वो आदमी है, क्योंकि उसने कश्मीर में बाहर से जाके काम करने वालों के लिए जहर भरा, उनको दुश्मन बना के प्रस्तुत किया, और उससे उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों की रास्ता आसान कर दी। अब वो टारगेट करके मार रहे हैं कि जो कश्मीर के बाहर से आए थे, और उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मारे, जब बिहारी ही वहां पे हैं। तो बिहारी जो वहां साहस करके गए, जिनके अपना वहां काम कर रहे थे, अपनी मजदूरी कर रहे थे, आज वो 2 बिहार जो मारे गए, वो आज फिर वो 2 बिहारी मारे गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी का कितना खूनी रणनीति है, इसकी खूनी राजनीति है इस व्यक्ति की। और अब मैं जरा एक और जरा इसी में एक पहलू याद दिला दूं कि कहाँ है वो तेजस्वी यादव जो कल उसका खून खौला जा रहा था कि अगर मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। एक शब्द निकलेगा उसके मुंह से कि वो जो आज जो मारे गए हैं या इससे पहले जो मारे गए हैं बिहारी, तो जाके मैं आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। भारत जरा वो अपील करेगा क्या तेजस्वी यादव कि भारत सरकार को पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए? करो जरा अपील। चुप पे बैठा है मनीष जी, चुप पे बैठा है, सवेरे से लेकर अभी तक चुप बैठा है, जैसे उसका कोई लेने देना नहीं है। कश्मीर कोई भारत के बाहर के अंग है। इतना मुर्दों की तरह शांत है वो आदमी, गूंगा बहरा बना बैठा है। कहां गया जो कल आके अब बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा था बंटा ऐसी कि मैं आंख निकाल लूंगा और ईंट से ईंट बजा दूंगा? अब कहां है? और जरा दर्शकों को और एक चीज और बता दूं मनीष जी को, जो गांधरबल में 6 अप्रवासी मजदूर मारे गए थे, उनमें 2 यादव थे और बिहार के थे। लेकिन उनके ना तो उनके घर गया, ना उनके बारे में एक शब्द,
वो नहीं बोला तेजस्वी यादव, वो मुसलमानों के लिए ईंट से ईंट बजाने आ गया था, लेकिन जो बिहार के यादव मारे गए हैं उन पर नहीं बोल रहा। और क्या कहूं मैंने मोदी जी भाजपा को, ये बड़ा मुद्दा है जो बिहार के अंदर मुद्दा होना चाहिए। ये किस तरह से मुस्लिम परस्ती पर इतनी सारी सीमाएं लांघ रहे हैं ये आदमी, कि आज की तारीख में अगर यादव की हत्या कोई मुसलमान कर देगा तो ये बोलेंगे नहीं, उसके ऊपर आंसू बहाना या ईंट से ईंट बजाना तो छोड़ दिए, ये एक मुसलमान द्वारा यादव की हत्या, इनको पूरी तरह से एकदम पी जाएंगे, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनको जितने मैं बता रहा हूँ, चाहे 18 तारीख की घटना हो, चाहे 20 तारीख की घटना हो, या आज 2 घटनाएं हो, इन चारों घटनाओं का जो अंजाम देने वाले हैं, जो कत्ल करने वाले हैं, वो 100% मुसलमान हैं। और उसको मगर उस पर ये नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एकाएक क्या हुआ। आपकी आवाज में थोड़ा सा ब्लूटूथ से परेशानी आ रही है, लगातार झरझराहट आ रही है, तो एक बार तरह से उससे कोशिश कीजिए ठीक करने की। तब तक हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार देखिए कि जम्मू कश्मीर में, जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है सर, ये हम देख रहे हैं कि जब से कश्मीर में नई सरकार बनी है, ये आतंकवादी हमला। लेकिन क्या इसकी बेचैनी इस रूप में समझा जाए कि आप यदि देखेंगे तो एकाएक जब से सरकार बनी है वहां, उसके बाद से उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस से लगातार दूरी होना, और एक सरकार के रूप में उमर अब्दुल्ला दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद ये देखा गया कि वो ऐसा लगा कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए हैं। चूंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो शुरुआती तौर पे लगा कि वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जब बाद की हमने खबरों को देखा, वो हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब से भी मिले, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले, अलग अलग फ्रेम में। अंदाज देखिए, बॉडी लैंग्वेज जरा देखिए। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मिले, उन्हें कश्मीरी शॉल उड़ा करके, और सबको उन्होंने कश्मीरी शॉल गिफ्ट किया। विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी का आप देखिए, तस्वीर दिख रही है राजनाथ जी के साथ। और इतना ही नहीं हुआ, मैं तो देख रहा था राजनाथ जी के कई फ्रेम में वो तस्वीरें हैं। नितिन गडकरी के लिए भी वो विशेष शॉल लेकर के आए, नितिन गडकरी, और सबको उन्होंने कश्मीरी शॉल गिफ्ट किया। सबसे तो खास मुझे लग रहा है कि इनको देखिए, जो आग लगाए फिरते हैं, आजकल कांग्रेस की चूल्हे हिला रहे हैं, वो निशिकांत दुबे, हमारे देवघर के भगवान भोलेनाथ के यहां से। और जिस निशिकांत दुबे ने कहा था कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में ये एक दिन भी नहीं गए और जीत करके आए। ये एक एक फ्रेम बता रहा है, खास करके पीएम मोदी के साथ इनकी तस्वीर देखिए। तो क्या आपको लग रहा है इस तस्वीर के भी मायने हैं? एकाएक उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को साइड किया है और उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिरता के लिए केंद्र के साथ हमें सहयोग की जरूरत है, ये बेचैनी है। सहयोग की जरूरत है। और जिस तरह से अभी आपने फोटो दिखाई, जिस तरह से नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकातें की हैं, तो एक तरह से पूरी तरह से पक्का हो गया कि उमर अब्दुल्ला वो शिफ्ट कर चुका, अपना स्टैंड वो शिफ्ट कर चुका। वो राहुल गांधी की तरह वो एक देश विरोधी काम में नहीं जुटा है, वो अपनी सरकार चलाने बचाने उसके लिए वो काम कर रहा हो। जो फिलहाल उसने जो शैली अपनाई है, ये इसी शैली से वो सरकार चला भी पाएगा कश्मीर के अंदर, जो आराम से चलेगी, शांति से चलेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये स्टैंड, इसकी भी मनीष जी बड़ी भूमिका है कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों में। मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन गांदरबल में हमला हुआ था, जो उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमला किया ही सिर्फ इसलिए गया है और अप्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लाल झंडी दिखा दी, अपनी सरकार में जगह नहीं दी, न कोई औकात रखी कांग्रेस की। तो पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस, अगर आप मैं कह दूं कि कांग्रेस अगर वाया पाकिस्तान ऑपरेट कर रही है, तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था वहां से कि अगर कांग्रेस तुम्हारी सरकार में नहीं है, यानी उनका मोल अगर नहीं रहेगा सरकार में, तो वो कश्मीर में जिंदगी हराम कर देंगे। और अब उन्होंने शुरू किया है, तो मैंने कहा ये चौथा हमला है। 18 तारीख से आज 24 तारीख है, एक हफ्ता आप मान लीजिए। ये उमर अब्दुल्ला को भी अभी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से केंद्र सरकार तो इस पर तैयार होगी, और कोई और उसका इलाज नहीं है। जिस तरह से बालाकोट 2 अब करना पड़ेगा, जैसे बालाकोट 1 में आपने मारा था, जाके अंदर घुस के 250 आदमी के मारे थे आतंकवादी। एक बार का बाद प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा वो सबक सिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को, अन्यथा पाकिस्तान का ये पूरा प्रपंच, ये पाकिस्तान का पूरा खूनी षड्यंत्र, ये कांग्रेस के साथ मिलकर ये पूरे कश्मीर को लहूलुहान करते रहेंगे। हिंदुस्तान तो नहीं कर पा रहे,
हिंदुस्तान भी मनीष जी जरा जिक्र कर दूं कि आज शायद 85 या 90 एरोप्लेन को धमकियां मिली हैं बम से उड़ाने की, एक साथ 90 धमकियां। तो जाहिर सी बात है कि वो होक्स कॉल थी, वो फर्जी कॉल थी, और अब सरकार उसको जरा मेरे ख्याल से ठीक से डील कर रही है। अब उस तरह से मेरे अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि 90 फ्लाइट उतार दी गई हो। अब वो क्या होगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये 90 कॉल एक दिन के अंदर हवाई जहाज में बम रखने की, ये अफवाहें कौन उड़ा रहा, क्यों उड़ाएगा वो? अगर कोई सिरफिरा हो, अतीत में ऐसा होता रहा है, कभी कोई सिरफिरा कर देता था तो एक आध जहाज किसी का होता था, बाद वो पकड़ भी जाता था। लेकिन अब जब एक एक दिन में लगातार इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, पहले 20 थी, उसके बाद 35 हुई, आज 90 काले हुई, तो कल को सारे फ्लाइट में यही अफवाह उड़ाएंगे। तो इस समस्या का भी स्थायी समाधान आपको करना पड़ेगा।